पीजी प्रोग्राम की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट सेमिनार हॉल में जाती है 36 घंटे की शिफ्ट के बाद में रेस्ट करने, और उसके कुछ ही घंटे बाद उसके घर वालों को फोन जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। और इस फोन जाने के बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। अपने नेबर्स को लेकर वो फटाफट हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उन्हें घंटों तक वेट करवाया जाता है। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। दोपहर में जाकर कहीं उनके पिताजी वो बॉडी देख पाते हैं और जब वो फोटो लेते हैं तो वो हैरान थे। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इसमें और डिटेल में पता चला। Bleeding from both eyes, bleeding from the mouth, bleeding from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, thyroid cartilage broken due to strangulation, injury on the lips, scratches on the face, injuries on the left leg, injury on the neck. लेकिन इतनी सारी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलती है जो इंसिडेंट के 1-2 दिन बाद आई है। इंसिडेंट के जस्ट बाद जो पेरेंट्स को फोन गया उसमें बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि स्टोरी में आगे ये कनेक्ट होता जाएगा। इंसिडेंट के बाद एक बड़ा बवाल शुरू हुआ। पूरे देश भर के सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी और प्रेशर में आते हुए इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया। लेकिन सिर्फ 9 घंटे के अंदर अंदर इस प्रिंसिपल को एक दूसरे कॉलेज में ड्यूटी भी दे दी गई। Remember, the West Bengal Health Department was reluctant to remove him. Dr. Ghosh resigned from his post. He was immediately transferred to principal to CNMC, which is right now seeing protest. Students don't want to see this principal take up his post. जब प्रिंसिपल ने रिजाइन करा था तो उसने कहा था मैं इतनी बड़ी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर रहा हूं, लेकिन 9 घंटे में सरकार इसको नई ड्यूटी दे देती है। लोग कह रहे हैं कि इसके बड़े लोगों तक कनेक्शन है और ये बात हाई कोर्ट ने भी नोटिस करी है। और हाई कोर्ट ने आकर कहा कि इस प्रिंसिपल को किसी और कॉलेज में ड्यूटी देना अलाउड नहीं है, इसे छुट्टी पर भेजो इमीडिएट इफेक्ट के साथ। तो पहले तो मर्डर के बाद इसे सुसाइड बता के दबाने की कोशिश करी गई। प्रिंसिपल ने अपनी जॉब छोड़ी तो उसको 9 घंटे बाद तुरंत से दोबारा ड्यूटी दे दी गई। अब आते हैं तीसरी बात पर, जिसमें एक अक्यूज्ड इंसान जिसको अभी अरेस्ट किया गया है। कहते हैं बॉडी के पास से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला था जो उसी इंसान का निकला जो उस हॉस्पिटल में काम करता था। सुबह सुबह ये इंसान यहाँ से निकल गया था और सोने चला गया था, लेकिन सोने कहाँ गया था? पुलिस के बैरक्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि कोलकाता पुलिस का वो एक सिविल वॉलंटियर था जिसकी उस हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी हुई थी। अभी तक अरेस्ट सिर्फ इसी एक इंसान का हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि जिस ब्रुटैलिटी से क्राइम हुआ है, डेफिनेटली इसमें अकेला इंसान तो क्राइम करने वाला नहीं था। बाकी लोग कौन हैं, वो कितने इन्फ्लुएंशियल हैं और इस केस में अभी तक कितना कवर अप हो चुका है, ये बहुत सारे प्रोटेस्टर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनको जवाब देने के लिए एक भी इंसान आगे नहीं आ रहा है। उल्टे इसके हो क्या रहा है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर उसी डिपार्टमेंट में जहां पर एक घटना हुई, अचानक से रेनोवेशन का काम होने लगता है, तोड़फोड़ की जाने लगती है और दोबारा से कंस्ट्रक्शन होने लगता है। कई सारे लोग कहते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन का सीधा मतलब है कि यहाँ पर सबूतों के साथ टेम्परिंग की जा रही है और एक मेगा कवर अप ऑपरेशन चल रहा है जिससे उन इन्फ्लुएंशियल लोगों को बचाया जा सके जो इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। कोलकाता पुलिस ने 14 अगस्त को एक ट्वीट को रीट्वीट करा और ये कहा कि इन 4 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनमें हम 2 का जवाब दे सकते हैं। पहला जवाब है कि हमने कभी फोन करके नहीं कहा कि उस लड़की ने सुसाइड किया है। दूसरा जवाब है कि लड़की के लास्ट राइट उनके पेरेंट्स ने करे थे, पुलिस ने नहीं। लेकिन यहाँ 2 और क्वेश्चन पूछे गए थे। उस मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उसको 9 घंटे में ट्रांसफर और नई पोस्टिंग किसके कहने पे दे दी गई, और इस हॉस्पिटल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है या जो कवर अप ऑपरेशन लोग एलिज कर रहे हैं, इसके ऊपर कौन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा। और इसका कोलकाता पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। ये पूरा इंसिडेंट 9 अगस्त की सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ है। यहाँ पर आप नोटिस करना, इसके बाद आपने कब इसके बारे में पहली बार सुना? शायद 13 या 14 तारीख को, क्योंकि डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था और वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। लेकिन जो पूरे इकोसिस्टम के लोग हैं ये इस पर बिल्कुल चुप्पी बनाकर बैठे हुए थे। 10 अगस्त के दिन मैंने लिखा था कि अगर आपको देखना है कि किसी ऑपरेशन को कवर अप कैसे किया जाता है तो इस केस को देखो। एक भी इंसान भी इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और इन्होंने जब चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने लिखना क्या शुरू करा? सागरिका घोष लिखती हैं कि ये जितना कुछ भी हुआ है बहुत दुख वाली बात है, लेकिन इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सागरिका घोष टीएमसी की एमपी हैं, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार है
और इस केस में इनका पहला कमेंट 4-5 दिन बाद आता है और वो कमेंट भी होता है कि भैया इस पे पॉलिटिक्स मत करो। मतलब उस विक्टिम का क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, कवर अप क्या है, एलिगेशन के क्या जवाब है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स हो रही है, इस पर कोई जवाब ना देते हुए सीधा पहला फोकस है पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि कहीं पॉलिटिकली हमें इसमें कोई नुकसान ना हो जाए। पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी ऐसे डरा हुआ है कि कोई भी ना बंगाल गवर्नमेंट का नाम लेता है, ना किसी डायरेक्टली मिनिस्टर को टैग करके सवाल पूछता है। जर्नलिस्ट भी जो बाकी समय हमेशा गुर्राते रहते हैं, यहाँ मिमियाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हुए सवाल पूछ रहे हैं। और उस रिक्वेस्ट के बाद भी महुआ मोइत्रा ने लगातार बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि बहुत सारे लोग कुछ सिली क्वेश्चंस पूछ रहे थे, इसलिए मैंने उन सबको ब्लॉक कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर खुद को अनब्लॉक करवाना है तो मेरी एक एम्प्लॉय है, उनसे जाके बात कर लेना और अपना ट्वीट दिखा देना, उसके बाद शायद आप अनब्लॉक हो जाओ। मतलब कि जो दरबारी जर्नलिस्ट हैं जो हमेशा कुछ पार्टियों के गुणगान गाते रहते हैं, आज उनको उनकी जगह दिखा दी गई है और उसके बाद भी उनके मुंह से चू नहीं निकल रही है। इन सब लोगों की वेस्ट बंगाल सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगते हुए जुबान सिली जा रही है। ट्विटर के वो सारे अकाउंट जो बंगाल सरकार की बड़ी तारीफ करते हैं, आज वो लिखते हुए दिख रहे हैं कि देखो हमने तो सरकार से सवाल पूछ लिया है। पहले तो ये सारे 3 से 4 दिन तक चुप बैठे रहे। जब पहली बार इन्होंने बोलना शुरू करा तो सबसे पहले ट्वीट क्या कर रहे हैं, इस पे हमारी तारीफ होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट सवाल तो पूछ रहे हैं, हम भक्तों के जैसे नहीं है, हम कितने अच्छे लोग हैं, हमारी तारीफ करो। अरे भाई, पहले तो आपने 4 दिन तक इस स्टोरी को दबाने की कोशिश करी, उसके बाद आप डायरेक्टली सवाल नहीं पूछ पा रहे हो, किसी डायरेक्टली मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात नहीं कर पा रहे हो, और सबसे पहला आपका कंसर्न होता है कि कहीं पॉलिटिकली हमें इसमें नुकसान ना हो जाए। वहां के मिनिस्टर बैठ के आपको ब्लॉक कर दे रहे हैं और उसके बाद भी आपको इस बात की कंसर्न है कि मैं कैसे इसमें मोरल हाई ग्राउंड ले सकता हूं। थोड़ी सी शर्म बची है या वो भी बेच खाई है। और मुझे तो देख के शर्म आती है कि वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर वुमेन है, सागरिका घोष खुद एक वुमेन है, पहले एक जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, महुआ मोइत्रा खुद एक वुमेन है, और ये सारे के सारे लोग वुमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत बातें करते हैं। लेकिन जब इनके स्टेट के अंदर वुमेन के ऊपर एक अट्रॉसिटी हो रही है तो उसमें ये लोग बात करते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना चाहिए और ये कुछ सिली क्वेश्चन है जो देखकर मैं लोगों को ब्लॉक कर दूंगी। इवन वो पॉलिटिकल फीमेल क्रिएटर जो हमेशा सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं, उन्होंने जब इस केस पर वीडियो बनाया तो उन्होंने कहा हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हैं, हमें पूरे देश को असेम्ड होना चाहिए। लेकिन उस पूरे वीडियो में एक भी बार वेस्ट बंगाल की सरकार या किसी भी लीडर को अकाउंटेबल नहीं ठहराया और ना ही उनसे कोई एक सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई। 78वां स्वतंत्रता दिवस, किस चीज की आजादी मना रहे हैं हम? बलात्कार करने की स्वतंत्रता मना रहे हैं हम। ये कोई इन हरामजादे मर्दों से क्यों नहीं पूछता कि भाई साहब कौन बचा रहा है तुमको? इस स्वतंत्रता दिवस पे अगर तुम्हारी पार्टी का कोई व्यक्ति, तुम्हारा कोई कुत्ता, तुम्हारे पॉपा के पपीज में से कोई भी अगर महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की बात करने की कोशिश भी किए तो जनता इतना मारेगी कैलकुलेटर्स नहीं गिन पाओगे। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम पिछले 5-6 दिन से बिल्कुल एक कदम ताल पे चल रहा है। पहले वहां के लोकल लोगों ने इस केस को दबाने की कोशिश करी, लेकिन शुक्र है डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट करा और ये केस बड़े लेवल पर बन गया। तो अब नेशनल लेवल पर जो ट्विटर और बाकी जगह बैठे हुए इनके क्रिएटर्स हैं, वो भी इस केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप थोड़े दिन में देखना, ये बाकी स्टेट से कुछ ऐसे सिमिलर केसेस निकालेंगे और सारा का सारा डायरेक्शन वॉट अबाउट ट्री की तरफ ले जाएंगे कि अरे इस केस पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है, उस केस पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है, और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इस निर्भया 2.0 से आपका ध्यान कहीं और शिफ्ट हो जाए। लास्ट टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। संदेश खली याद है, वहां पर भी एक लोकल टीएमसी लीडर था जो बड़े मास स्केल पर लड़कियों को अपने घर बुलाता था, अपने ऑफिस में जबरदस्ती ले जाता था, वहां पे उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था। ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके पतियों के सामने उन्हें खींच कर ले जाया जाता था और खुलेआम ये सब चल रहा था। लोकल लोग इतने डरे हुए थे क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा था। उन्होंने तब बोलना शुरू करा जब इस इंसान के ऊपर ईडी के कुछ केसेस चले और एक फेक राशन कार्ड स्कैम में इसके ऊपर अरेस्ट करने की कोशिश हुई। उसके बाद वहां की लोकल महिलाओं को थोड़ा सा करेज आया और इस पर वो बोलने लगी, और जब वो बोलने लगी तो नए थ्योरीज निकल के आने लगे, जिसको इन्हीं सेम यूट्यूबर्स और ट्विटर वालों ने प्रोपेगेट किया था कि इन औरतों को तो बीजेपी वाले पैसे दे रहे हैं ताकि ये लोग आगे जाके बोल सके। इस तरह का घटिया काम ये आपकी आंखों के सामने करते हैं और फिर अपने सारे ओपोनेंट को बोल देते हैं कि अरे ये तो अंधभक्त हैं, इनकी बातें मत सुना करो। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने यूट्यूब पर ना संदेश खली पर कोई वीडियो बनाया, ना प्रज्वल रवन्ना पे कोई वीडियो बनाया, मगर इन दोनों ही केसेस के बारे में मैंने ट्वीट्स करे थे और लगातार मैं इन पर बोलता रहा हूं। लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे जिन्होंने प्रज्वल रवन्ना पर तो वीडियोस बनाए थे, लेकिन संदेश खली पर उनके पूरे चैनल पर एक भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो सारे क्रिएटर पिछले 5-6 दिनों से इस केस को भी इसी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नेशनल लेवल पर इतना प्रोटेस्ट बढ़ चुका है कि अब वो मजबूरी में
एक एक कर उस पर शायद वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। और इस केस में शुरुआत से लेकर अभी तक जिस तरह से सेटअप में काम किया गया उसको देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये कोलकाता पुलिस इसे हैंडल नहीं कर सकती और ये केस थैंकफुली अब सीबीआई को शिफ्ट कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई इसमें एविडेंस टैंपरिंग को रोक के जो एक्चुअल कल्प्रिट है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के सजा दिलवा सके। जब दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था तब वो लड़की भी एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वो वापस लौट रही थी एक मूवी देखते हुए और उसके बाद चलती बस में उसके साथ ये किया गया। 7 साल लग गए उसके कल्प्रिट्स को पकड़ के सजा दिलाने में और उसमें भी एक कल्प्रिट छूट गया क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ था और वो अभी भी हमारे बीच में सोसाइटी में कहीं घूम रहा होगा। और अब निर्भया 2.0 हमें कोलकाता से देखने को मिलता है। और इसके बाद बंगाल की सीएम ने जो कहा है आप शायद सुन के शॉक्ड रह जाओगे। वो कहती है मैं प्रोटेस्ट करने वाली हूँ। प्रोटेस्ट किस लिए? ताकि इस बच्ची को न्याय दिलाया जा सके। न्याय कैसे मिलेगा? सीबीआई अच्छे से जांच करेगी तो मिलेगा। यानी कि पूरी तरह से इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया है और कह दिया सीबीआई अब इस केस को देख रही है तो मैं भी सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट करूंगी। अगर किसी और स्टेट में ऐसा चीफ मिनिस्टर ने किया होता तो आज उसके साथ क्या हो रहा होता आप इसे इमेजिन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इकोसिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और इस एक्शन को भी जस्टिफाई किया जा चुका है। अगर मैं यहाँ पर सरकारी अकाउंटेबिलिटी से हट के एक पर्सनल बात कहूँ तो मैं भी एक लड़का हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट होने के चांसेस 1% से भी कम है। लेकिन एज अ वुमेन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनके साथ हमेशा कभी बस में चलते हुए, कभी स्कूल जाते हुए, कभी घर में कोई रिलेटिव, कभी कोई जानने वाला, कभी कोई पड़ोस वाला, उसने कुछ ना कुछ गंदी हरकत जरूर की होती है। और ऐसा एक नहीं, कम से कम 10-10, 20-20 इंसिडेंट हर लड़की के पास होते हैं। बचपन से ही शुरू हो जाते हैं और बड़े एज तक रहते हैं। और हर एक लड़की जब कोई ऐसा केस होते हुए देखती है तो बस प्रे करती है कि भगवान कभी मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। जो हम लड़के हैं हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हमारे किसी जानने वाले के साथ भगवान कभी मत होने देना। लेकिन ऐसा लगता है कि हम पर्सनल लेवल पर तो हमेशा इससे सेफ ही रहेंगे। लेकिन एक लड़की जब कभी ऑटो में बैठती है, कभी बाहर जाती है, कभी मूवी देखने जाती है, कभी रात को अपने घर में लॉक लगाती है, कभी अकेले होती है, उसके दिमाग में हर समय चलता रहता है कि कभी कहीं पीछे किसी अंधेरे से कोई निकल के आएगा और मेरे साथ कुछ ऐसा कर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बंगाल में अकेला केस हुआ है। ऐसे केस हर दिन देश के हर एक कोने से इससे भी ज्यादा ब्रूटल केसेस निकल के आते रहते हैं। लेकिन वो अखबार के किसी छोटे से हिस्से में बन जाते हैं। कभी कोई कुछ सालों में ऐसा केस आता है जिस पर बहुत बड़ा आउटरेज होता है। भले ही वो लड़की आपकी कोई माँ, बहन, बेटी नहीं थी, लेकिन आवाज ऐसे सोच के उठाइए कि उसकी जगह आपकी भी कोई माँ, बहन या बेटी हो सकती थी। क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसे किसी भी केस में अकाउंटेबिलिटी को तय करना, आवाज उठाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो प्लीज इतना तो जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।